तो नमस्कार दोस्तों, जैसे हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि हम जो है एक पॉडकास्ट की शुरुआत करने वाले हैं और आज जो है हम उस पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं जिसके हमारे पहले गेस्ट हैं शाहिद रजा। शाहिद रजा जो है दरअसल किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप शाहिद रजा को अक्सर जो है वो यूथ कांग्रेस के साथ जो है वो जुड़ते हुए आपने देखा होगा। अक्सर जो है आपको कहीं भी वो नजर आ जाएंगे, जहां भी मुसीबतें आती हैं सबसे पहले शाहिद रजा पहुंचते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। दूसरी तरह से शाहिद रजा को जान पाएंगे आपकी 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके पोस्टर बॉय बन के निकल के आए। लगातार जो है वो विधायक की गाड़ियों में वो नजर आए, लगातार प्रचार प्रसार करते नजर आए। अब तो यहां तक पता चला है कि कई रातों तक जो है वो घर नहीं पहुंचे थे। इतनी ऐसी कौन सी चिंता हो गई थी उन्हें, सब उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो है शाहिद रजा, हमारे इस नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये हमारा पहला एपिसोड है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जरिए ही जो है हम लोगों के तक नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर शाहिद रजा को अगर देखा जाए, क्योंकि पोस्टर बॉय के नाम से आप फेमस तो हो ही गए हैं, शाहिद रजा जरा अपनी शुरुआती जर्नी को बताएं। स्कूल के दिनों में आप कैसे थे? देखिए, पोस्टर बॉय का बात नहीं है। जब सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को जोहार शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं, आपका भी, आपके पूरे टीम का भी। रही बात हमारी कि शुरुआत के दिनों में स्कूल के ही समय से हम लोग बीआईबी वंशी से पास आउट थे। हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा हम लोग लिए थे वो बोकारो इस्पात विद्यालय सेक्टर वंशी से हुई थी। और शुरुआत के ही समय में हम लोग लगातार अपने आसपास देखते थे कि जिस तरह से हमारा माहौल था, लगातार कहीं जनता का बात हो, कहीं स्कूल का बात हो, कहीं पब्लिक का बात हो, और एक तो हमारा क्षेत्र भरड़ा जहाँ से हम रहते हैं वो शुरू से कंट्रोवर्शियल इसलिए रहा क्योंकि एक तो वो विस्थापित पुनर्वास क्षेत्र है और नगर निगम में भी आता है। तो हम लोग संघर्ष को शुरू से देखें कि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है लोगों को अपने घर से निकलने के लिए, चाहे छोटे सरकारी स्कूल का काम हो, राशन का काम हो, ब्लॉक का काम हो, चास का बिजली का काम हो। तो अभी तो हाईटेक हो गया जमाना, पहले बिजली के लिए, पानी के लिए, पुल वगैरह, रोड सड़क के लिए लोगों को निकलना पड़ता था। यही देख के हम लोग भी निकले हैं। बीआईबी वंशी से ही शुरुआत किए थे हम लोग। अच्छा, बीआईबी वंशी से आपने 10th पास कर लिया, उसके बाद फिर जर्नी कैसे बढ़ी और एकदम से आप यूथ कांग्रेस में कैसे आ गए, वो भी बोकारो में? देखिए, हम लोग शुरुआत से ही खास करके हमारे जितने भी साथी थे जिनके साथ हम लोगों ने पढ़ाई की थी और जो भी हमारा सर्कल था सारा सामाजिक था। कहीं ना कहीं हर मुसीबत में जहाँ लोगों को जरूरत होती थी सामाजिक स्तर में, चाहे वो खुद का त्यौहार हो, पर्व हो, वह खेल से रिलेटेड हो, अस्पताल, सड़क दुर्घटना, सारे लोग हमारे सभी साथी एक दूसरे में कोऑपरेटिव थे और हम लोग हर जगह पहुंचते थे। अच्छा, यही एक कारण था कि हम लोगों को पॉलिटिक्स से बांध के रखा। 10th करने के बाद जब हम लोगों ने 12th किया, हमने बीआईसी सेडवी से किया। बोकारो स्टील प्लांट उस वक्त काफ़ी स्कूल चलाती थी, 50, 60, 55 स्कूल चलते थे लगभग, जो आज तो बंद होने के कगार पे हैं। लगभग कुछ ही हैं जो अस्तित्व अपना बचाए हुए हैं। उस वक्त भी हम लोग थे। तो परिवेश उस वक्त का ऐसा था, ऐसा माहौल था कि हर जाति, धर्म और समाज के लोग हम लोग थे। एक दूसरे से घुलते मिलते थे, एक दूसरे के एरिया को, एक दूसरे को खान पान को समझते थे। तो हम लोग को शुरू से ही सामाजिक में रहने का एक आदत था, जिसके कारण हम लोग ने ग्रेजुएशन के बाद ये डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। इसके बाद ही हम लोग यूथ कांग्रेस में आए हैं। यूथ कांग्रेस के बारे में हम उससे जानेंगे। उससे पहले जरा अपने घर वालों के बारे में बताएं कि माँ बाप का कैसा समर्थन रहा, क्योंकि बेटा जो है वो पॉलिटिक्स कर रहा है। आज की तारीख में पॉलिटिक्स मतलब ऐसे देखते थे उस समय, जैसे जिस समय के आप बारे में जिक्र करें कि मतलब यूं मतलब वक्त बर्बाद कर रहा है। तो फिर उस वक्त क्या माँ बाप कुछ नहीं बोलते थे? इतना माँ बाप का कैसे मिल जाता था? जो अभी भी एक नैरेटिव बना हुआ है खासकर पॉलिटिक्स के लिए और नेतागिरी के लिए, लोग कुछ नहीं होता है तो लास्ट में एग्जाम्पल देते हैं कि नेतागिरी नहीं करना है, नेतागिरी मत करो, नेतागिरी कर रहा है। तो लोगों को लगता है, लेकिन आप आज के परिवेश में देखिएगा कि जिस तरह से न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका है, तो ये एक पार्ट बन गया है। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं है, कुछ लोग पॉलिटिक्स का दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स को अपने बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए करते हैं। इसका भी दो पार्ट है। हम लोगों ने चुना कि हम लोगों को कैसे मदद करेंगे। हम लोगों ने कभी ये नहीं चुना कि हम पॉलिटिक्स में हैं तो बिजनेस। अच्छा, तो कभी घर आते होंगे लेट से, तो अब्बा या पापा मना नहीं करते थे कि कहाँ थे इतनी रात को? हमेशा हुआ है, ऐसा नहीं है। हर गार्जियन अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहता है। अच्छा। और 2017 में भी जब हम लोग यूथ कांग्रेस ज्वाइन किए थे, इससे पहले भी हम लोग सामाजिक स्तर में जब काम करते थे तो कभी न कभी, कहीं ना कहीं लेट हो जाता था। आपने देखा होगा कि एक
खदान जो हमारे बगल में है वहाँ एक जो बच्चा डूब गया था, हाँ 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 तो उसमें भी लगातार 1-2 दिन हम लोग काफी देर तक हाँ, वो कहानी मुझे याद आती कि 4-5 दिनों तक वो पूरा चला से था। भी बहुत डांट मिला था मुझे, और मैं उसके बाद हमको लगता है कि 2-3 दिन हम घर से निकल भी नहीं पाए थे। अच्छा। इसके बाद भी जब एग्जाम वगैरह हम लोग का आता था या कहीं, जैसे हमको तो लगता है कि पारिवारिक बहुत चीजें हम लोग छोड़ चुके हैं। अच्छा। बहुत सारा शादी हो, बहुत सारा ऐसा फंक्शन हो या बहुत सारा अपना लोगों का प्रोग्राम हो, खासकर यही पॉलिटिक्स के कारण नहीं, मतलब समाज में लोगों को मदद करने के लिए। अच्छा, मदद करने के चक्कर में जो है बहुत सारी चीजें छूट गई। लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि कुछ लोग पॉलिटिक्स में अब आ रहे हैं तो वो लोगों का समाज को मदद करने के लिए, ये नैरेटिव ना बने। पहले एक नैरेटिव था कि मतलब लोग लड़का नेतागिरी कर रहा है या क्या कर रहा है, तो उसको नहीं देखना है। सब सिक्के का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव को लेके चलना है। अच्छा, ये बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? देखिए, मैंने मास्टर्स किया है और मेरा मतलब ग्रेजुएशन जब हम लोग रांची में थे तो उस रांची के ही समय में हम लोग लगातार देखते थे कि वहाँ भी रघुवर दास का सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन चलता था। और उससे पहले भी जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी और मतलब CMT SPT एक्ट हो या छात्र आंदोलन हो, कई तरह का होता था, तो हम लोग उस वक्त ही इंटरेस्टेड थे। हम लोग कभी कभी देखने जाते थे। अच्छा। उस वक्त छोटा मोबाइल था, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, और रांची में ही एक ही सड़क हुआ करती थी काटा टोली की। जो लोग धनबाद बोकारो से आते थे तो हम लोग को छोटा मोबाइल में फोन आ जाता था कि हम लोग रांची आ रहे हैं, तो हम लोग भी जा के देखते थे। वहीं से इंटरेस्टेड हुआ और वहाँ के ग्रेजुएशन करने के बाद फिर RSP कॉलेज झरिया से मास्टर का डिग्री हमको मैंने पूरा किया। इसके बाद जब बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से यहाँ के लोगों को मांगा गया अप्रेंटिस कराने के लिए, तो हम लोगों ने अप्रेंटिस भरा, 2 साल वहाँ भी अप्रेंटिस किया, जिसमें भी आप लोगों ने हम लोग का संघर्ष देखा होगा। अभी भी हम अक्सर देखते हैं कि आप जो है अप्रेंटिस को लेकर जो है वो सड़कों पर नजर आता है। अभी भी अप्रेंटिस का संघर्ष चल ही रहा है और कहीं ना कहीं अभी कुछ लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है, तो इस संघर्ष का ही देन है। क्योंकि कहावत है कि देखिए, एक लड़का या एक कोई भी जब सरकारी नौकरी में आ जाता है तो उसका अगल बगल का परिवेश या उसका आने वाली एक पीढ़ी कम से कम तो बदलाव जरूर होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ परिवार 100-200 परिवार में अगर बदलाव हो जाए तो बोकारो के लिए बेहतर बात है। अच्छा, चलिए 2017 में जो है आपने यूथ कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, उसके बाद की जर्नी कैसी रही 2017 में? उसके बाद देखिए, हम लोग यूथ कांग्रेस में तो नहीं आना चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन जब 1-2 सामाजिक बैठक हुआ बोकारो के स्तर में तो मुझे भी मौका मिला था। तो कुछ लोग तो मुझे उस वक्त भी बच्चा समझते थे कि छोटा है, क्या करेगा, नहीं बोलेगा, तो मुझे भी बोलने का मौका मिला कि तुम भी अपने बातों को रखो। मैंने भी अपने बातों को रखा। तो हमारे ही 1-2 लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप यूथ कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, यूथ कांग्रेस का आप इलेक्शन लड़िए और आपका जो सोच है वो यूथ कांग्रेस से मिलता जुलता है, आप आइएगा तो बेहतर होगा। तब हमें लगता है करीब 2017 में, और हमको लगता है कि पहला अप्रोच हमको हमारे बीच अभी नहीं है। मरुन मंटू जो बोकारो के कांग्रेस के बहुत पुराने कर्मठ कार्यकर्ता थे और चास के भी हाजी इश्तियाक साहब हैं, जिन्होंने अप्रोच किया कि नहीं, आना चाहिए, हम लोग का एक बेहतर टीम होगा। तब हम लोगों ने मन बनाया कि नहीं, 2017 में यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा जाए। यूथ कांग्रेस का चुनाव हम लोगों ने लड़ा और उसमें हम 2017 में बोकारो विधानसभा अध्यक्ष बने थे। अच्छा। और उसके बाद से यूथ कांग्रेस की जर्नी चली। वहाँ से यूथ कांग्रेस की जर्नी चली, इस जर्नी को जरा यहाँ पर छोड़ते हैं और पूछते हैं शाहिद राजा से। अच्छा, ये बोलने की कला आपने कहाँ से सीख ली? क्योंकि जहाँ तक मैंने आपके जिंदगी को टटोला है, ना तो आपके घर में इस तरीके से कोई बोलने वाला है, ना आपके ननियाल में कोई बोलने वाला है, तो फिर ये बोलने की कला कहाँ से सीख ली आपने? क्योंकि मीडिया में जो आता है उसे ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको बोलना है, कैमरे के आगे खूब बोलना है। हम लोग तो चलिए ट्रेनिंग लेकर आए हैं, तो मतलब एक अलग तरीके से बात भी करते हैं लोगों से। आपने कहाँ से सीख ली? देखिए, बोलने की कला सीखे नहीं है, मतलब हुआ क्या कि शुरुआती दौर से ही, जब से ही यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ने से पहले से ही हम लोग लगातार, सोशल मीडिया नहीं था, तो हम लोग अपने स्तर से जहाँ भी कोई ऐसा मीटिंग वगैरह या सामाजिक स्तर होता था हम लोग जाते थे। अच्छा। तो जो अच्छा वक्ता था हम लोग उनको सुनते थे और उनके साथ हम लोगों ने कभी काफी समय भी बिताया। तो धीरे धीरे उनके ही भाषणों को सुनने लगा मैं। और जब से 2012-13 के बाद से सोशल मीडिया का दौर आया तो काफी सारे इन्फ्लुएंसर लोग आए, काफी यूट्यूबर्स लोग आए और काफी चीजें जो लोग नहीं जानते थे वो कुछ लोगों को सीखने का मौका मिला। तो मैं भी सीखता था, कभी मन करता था तो कन्हैया कुमार जैसे हैं, उनका भी भाषण बहुत अच्छा है, चंद्रशेखर जी हैं, उनका भाषण अच्छा है,
आपके एक न्यूज एंकर भी थे शुभांकर मिश्रा, रवीश कुमार, उन लोगों को हम लोग देखते थे। तो धीरे धीरे उन्हीं से सीखने, कुछ लोगों को बोलने का मौका मिला है, अभी भी सीख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ जिंदगी में डेली सीखना ही। यूथ कांग्रेस के बाद क्या क्या किया आपने? देखिए, यूथ कांग्रेस के समय के बाद 2020-21 में फिर जिला अध्यक्ष का बात आया, तो हम लोग को कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाया गया था पार्टी की तरफ से, क्योंकि 2017 के बाद से ही जो भी था पार्टी ने जो भी काम दायित्व दिया था हम लोग तन मन धन से उठाए थे। और रही बात यूथ कांग्रेस की, तो मुझे लगता है कि ऐसा संगठन सिर्फ इंडिया ही नहीं, मतलब विदेश में भी नहीं होता, क्योंकि आपने कहा कि बोलने से कहाँ से सीखा, तो कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस का भी बहुत योगदान है। अच्छा, बीच बीच में यूथ कांग्रेस की सालाना ट्रेनिंग हुआ करती थी। उस वक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष, अभी जो झारखंड युवा आयोग के अध्यक्ष हैं कुमार गौरव जी, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और हमारी जो अभी यहाँ विधायिका है श्रीमती श्वेता सिंह जी, वो प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करती थी। तो हम लोगों ने यूथ कांग्रेस में भी काफी ट्रेनिंग अटेंड किया। अच्छा, उस ट्रेनिंग में बताया जाता था कि लोगों की कैसे मदद करें, किस तरह से इलेक्शन कराएं, किस तरह से अपने पर्सनैलिटी को सुधारें। तो कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस का मतलब यूथ कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा आपकी जिंदगी में बदलाव आने का। जी। अब संक्षेप में आपने कब से आपने ज्वाइन कर लिया, या कैसे जो है देखते देखते आप इस फील्ड में आ गए? देखिए, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष जब हम बने कार्यकारी जिला अध्यक्ष, तो उसके बाद भी एक इलेक्शन हुआ। अच्छा, लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था उसमें करीब 4000 के आसपास मेरा वोट आया था। और एक हमारे ही साथी है रफीक, वो बने थे जिला अध्यक्ष। तो जब जिला अध्यक्ष का रिजल्ट आया तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, अगर रिजल्ट में आप उपाध्यक्ष हैं तो आप अध्यक्ष प्रोटोकॉल में अल्पसंख्यक में रहिए। आप लगातार काफी मुद्दे को उठाते हैं, जहाँ भी, चाहे उत्तरी क्षेत्र का मामला हो, चाहे सिमंडी हो, चाहे आप कोपन की कुमरी का हो, जहाँ भी लोगों को जैसा जरूरत पड़ता था। क्योंकि देखिए, हम लोग बोकारो में ही रहे हैं, बीआईबी बंसी में हम लोगों ने 10th किया, बीआईएसएस 8B में हम लोगों ने 12th किया, रांची से ग्रेजुएशन किया, आरएसपी कॉलेज झरिया से एमकॉम किया। तो एक ऐसा सर्कल बन गया था बोकारो विधानसभा का कि लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपस से कनेक्ट हो जाते थे। और खास करके जो हम लोग का घर है, हम लोग जहाँ रहते हैं, ये समझ लीजिए कि हेडक्वार्टर है। अच्छा, ये आपका बीजीएच हो, आपका डीसी ऑफिस हो, एसपी ऑफिस हो, आपका जाके सेक्टर 4 का मार्केट हो, चास का मार्केट हो, ये बीच बीच में, तो लोग कनेक्टेड रहते थे। यही कनेक्टिविटी के कारण मतलब एक आसानी हुआ और एक अच्छा परिवेश बना, जिससे हम लोग लोगों से लगातार मिलते गए और उसी तरह फिर काम बढ़ता गया। अब हमें बताइए शाहिद रजा कि आपकी जिंदगी का सबसे खराब दिन, जैसे लगेगा कि नहीं, अगर ये दिन अगर आपको मिटाना पड़े इतिहास से, तो आप वो दिन को मिटाना चाहेंगे, सबसे खराब दिन, सबसे बेकार, या यूं कहें कि कयामत की रात जिसे आपको लगता होगा, कोई ऐसा दिन? इसके लिए तो सोचना पड़ेगा। अब जैसा आप सवाल किए हैं, तो हमें लगता है कि मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो नहीं, लेकिन देखिए, बोकारो हम लोग का एक परिवार है और बोकारो एक घर है। तो हमको लगता है कि 2019 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो हम लोग हारे थे, कांग्रेस पार्टी जो हारी थी, वो दिन हम लोग के लिए काफी बुरा दिन था। कभी मौका अगर ऐसा मिलता कि पीछे जाके उसको सुधार दिया जाए, तो हम लोग उसको जरूर सुधारते, क्योंकि हम लोगों ने बोकारो को अपना घर माना था और वो एक संघर्ष का दौर था। काफी हम लोगों ने संघर्ष किया था, काफी लाठी खाई, काफी मार खाई, काफी खून भी बहा। CMT SPT एक्ट के आंदोलन में भी काफी युवा कांग्रेस के साथी मार खा चुके थे। तो आप कहिएगा कि आपके लाइफ का वो क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना कि देश को अभी चलाने के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बोकारो था, अपना विधानसभा, अपना क्षेत्र था, तो वो दिन हम लोग बहुत मतलब। अच्छा, 2019 का चुनाव कितना मार्जिन से आप लोग हार गए थे? उसमें 12-13 हजार के करीब मार्जिन था, जिसमें से कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी। कुछ कमी रही होगी हम लोग की तैयारी में, और समय भी बहुत कम मिला था हम लोग को। अच्छा, इसी कारण हम लोग जीत नहीं पाए। और अन्यथा बोकारो का भी दुर्दशा जो आप देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं रहता और बहुत ही बेहतरीन बोकारो के लिए काम होता है। हम विस्थापितों के मुद्दे पर आएंगे, उससे पहले जरा एक बार अच्छा दिन बता दीजिए, क्योंकि अब तक चूंकि आपकी उम्र जो है वो 30-32 साल के आसपास है, सबसे अच्छा दिन जो लगेगा कि ऐसा दिन हर दिन आए। देखिए, सबसे अच्छा दिन है कि मतलब जिस वक्त CMT SPT एक्ट में हम लोग आंदोलन कर रहे थे युवा कांग्रेस का, और हम लोग के ऊपर लाठियां चली थी, हम लोग घायल थे, तो वो दिन अच्छा इसलिए था क्योंकि उसके बाद लगातार दिल्ली से राहुल गांधी जी के और कार्यालय से हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश प्रभारी हो, कई लोगों ने हमने फोन किया था, हम लोगों का हालचाल जाना था। तो एक दौर
जब होता है, जब लड़का नया पॉलिटिक्स करता है तो उसके लिए सबसे उससे बड़ा चीज कुछ नहीं है कि आपको डायरेक्ट दिल्ली से राष्ट्र कार्यालय से आपके प्रदेश प्रभारी और आपके लगातार सीनियर लोग आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग कोई तस्वीर खिंचाने के लिए, कोई बात करने के लिए ललाहित होते हैं। और एक हमारा जो 2024 का जो रिजल्ट आया, अच्छा, वो दोनों, क्योंकि एक मौका मिला है हम लोग को और बोकारो में बेहतर काम होगा, और ये सपना करीब हम लोग आज से नहीं 2000 काम पर आएंगे ही हम लोग देख रहे थे। एक बहुत बड़ा सपना था ये सबके लिए कि कहीं, क्योंकि मरहूम इजराइल साहब के बाद बोकारो में कभी ऐसा विधायक कोई था नहीं। अब आप मेरे लिए ही क्या बोलिएगा कि मैं जो काउंटिंग के दिन अंदर में था तो कई ऐसे लोग थे जो लगातार फोन कर रहे थे। अच्छा, फोन अंदर में अलाउ नहीं था, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि हम लोग फोन बाहर में जब साइलेंट करके गए थे तो लगभग 500 से प्लस उसमें मिस कॉल था। अच्छा, सिर्फ लोग ये जानना चाह रहे थे कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीती कि नहीं जीती। अच्छा, जब हम लोगों ने बताया लोगों को कि हम लोग जीत गए हैं तो लोगों ने खुद से मिठाई बांटा है। कुछ लोग ऐसा थे कि खुशी के मारे रोने लगे थे, तो सिर्फ मेरे लिए नहीं और भी लोगों क्या शाहिद रजा की आंखों में आंसू आए थे कांग्रेस की जीत आए थे? ये बहुत बड़ी जीत थी और 2019 में भी हम लोग का ये मिस हुआ था और सिर्फ 2019 नहीं है, लगभग 2016-17 से ही हम लोग इस पे लगे हुए थे। तो एक बहुत बड़ी खुशी थी और बहुत बड़ा उपलब्धि मिला है जिसको एकदम हम लोग बहुत